देखिए अपन ने उस क्वेश्चन को जान लिया था, फिर इसी फॉर्मूले पर कुछ और क्वेश्चन और देखते हैं। अपनी ही पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है और कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। जल का अपवर्तनांक 4/3 और कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। अगर प्रकाश की किरण कांच से जल में प्रवेशित हो रही हो, अगर प्रकाश की किरण कांच से जल में प्रवेशित हो रही हो तो ऐसी स्थिति के अंदर जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। जल का अपवर्तनांक 4/3 वे कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। जल का अपवर्तनांक 4/3 वे कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। ध्यान दें, इन्होंने शब्द में ये कहा है जल का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक। इसका मतलब ये अपवर्तनांक किसके सापेक्ष हैं? वायु या निर्वात के सापेक्ष है। यानी जल का अपवर्तनांक 4/3 और कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। यदि प्रकाश कांच से जल में प्रवेशित हो तो, यदि प्रकाश कांच से जल में प्रवेशित हो तो जल का अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए, यदि प्रकाश कांच से जल में प्रवेशित हो तो जल का अपवर्तनांक क्या होगा? अब इस क्वेश्चन में जो अपनी पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन जो अपने लिखा है, इसकी भाषा में बहुत अधूरापन है। किस तरह से है? जैसे इन्होंने लिखा है जल का अपवर्तनांक 4/3, तो यहाँ तो समझ गए कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका मतलब जल का अपवर्तनांक ये वायु के सापेक्ष है। फिर दिया है कांच का अपवर्तनांक 3/2, ये भी सही है कि इसका मतलब कांच का अपवर्तनांक ये किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष है। फिर यहाँ ये जो लाइन है इसमें अधूरापन लगता है। यदि प्रकाश कांच से जल में प्रवेशित हो तो जल का अपवर्तनांक क्या होगा? यहाँ इनको इस तरह से कहना चाहिए था, यदि प्रकाश कांच से जल में प्रवेशित हो तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? क्योंकि ऐसी स्थिति में दूसरा जो माध्यम बन गया है वो कांच हो गया है और पहला माध्यम कौन बन गया है? जल। क्योंकि प्रकाश कांच से जल में आ रहा है। देखो ध्यान दें, कांच से जल में, यानी कि पहला माध्यम कांच हो गया और दूसरा माध्यम क्या हो गया है? जल। तो ये इस प्रकार इनको कहना चाहिए था। चलो इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तब देखिए, प्रकाश कांच से जल में आ रहा है, यानी कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन उससे पहले अपन ये लिख लें कि जो आंकड़े आपको दिए गए हैं वो आंकड़े क्या क्या हैं। जल का अपवर्तनांक 4/3 है, यानी कि μWA, जिसे आप केवल μW भी कह सकते थे। इसका जो मान है वो है 4/3 दिया हुआ है। फिर कांच का अपवर्तनांक μGA, यानी कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2, और आपको ज्ञात करना है पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। वेरी इजी क्वेश्चन है, पानी का कांच के सापेक्ष, क्योंकि कांच से जल में आ रहा है। तो देखिए किस तरह से आप इसे जो मान दिए गए हैं उसी आधार पर फॉर्मूला यूज करना है। इसका मतलब ये पहला हिस्सा काम आ जाएगा और ये इस तरह से होगा। तो देखिए μWG, इसका मीन्स क्या लिखा जाएगा? इसे μW अपॉन में μG,
यानी कि पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक और कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखिए इस फॉर्मूले में अगर वैल्यूज़ आप पुट करते हैं तो आपकी इक्वेशन क्या और किस तरह की आती है वो अपन देखें। म्यू डब्ल्यू जी इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू ए आपके पास है 4/3, फिर अपोन में म्यू जी ए ये आपके पास है 3/2, फिर देखिएगा 4/3 इंटू 2/3 यानी कि 8/9 इज लेस देन 1। तो अपन ने क्या देखा कि जल का कांच से जल में प्रवेशित हो रहा है तो जल का अपवर्तनांक कितना होगा 8/9 होगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये कहा होता कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है तब क्या लेते आप म्यू जी डब्ल्यू, और ऐसी स्थिति में ये आंसर आता फिर 9/8। तो देखिए ये क्वेश्चन अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख के उसका क्वेश्चन और अपन देखते हैं। किसी कांच की पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन। देखिए अपवर्तन का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और जान रहे हैं। आयताकार कांच की पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन। आयताकार कांच की पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन। देखिए क्या अपवर्तन किस तरह से है। मैंने ये मान लिया कि ये कोई कांच की ये एक आयताकार पट्टिका है। ये कांच की कोई आयताकार पट्टिका है। नाम दे दीजिए इसे P, Q, R और S। देखिए इसके ऊपर यहाँ जो माध्यम है ये तो माध्यम हो गया है एयर, यहाँ पर भी एयर होगा, और ये खुद माध्यम है ग्लास यानी कि कांच हो गया। ये इसमें यहाँ क्या है अपने पास एयर है। अब देखिए ये कोई प्रकाश की किरण यहाँ किसी कोण के ऊपर ये आपतित होती है, किसी न्यून कोण के ऊपर है। अगर ये प्रकाश की किरण यहाँ आपतित होती है तो यह प्रकाश की किरण वायु से किस में आ रही है, कांच में आ रही है। यहाँ अब फिर आप एक अभिलंब ले दीजिए, ये अभिलंब हो गया। अब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है, यानी इसको जाना तो ऐसे चाहिए था। इस प्रकाश की किरण के जाने का पथ यूं होना चाहिए था, ये इसका पथ होना चाहिए कि अपन ये मानते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के संचरण का पथ ये होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ होगा क्या, देखो ये प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेशित हो रही है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, अर्थात ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर सघन से विरल में होती तो अभिलंब से दूर हट जाती, तो ये इस तरह से झुक करके ये प्रकाश की किरण यूँ आ जाएगी। अगर ये प्रकाश की किरण इस तरह से यूँ आती है तो देखिएगा यहाँ ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण हो गई। यहाँ ये प्रकाश की किरण कांच से फिर बाहर वापस वायु में आएगी, यानी कि कांच की पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन 2 बार हो रहा है। एक बार जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेशित हो रहा है, दूसरा जब प्रकाश कांच से बाहर वायु में निर्गत हो रहा है, यानी 2 बार प्रकाश का अपवर्तन होता है। यहाँ फिर आप अभिलंब डाल दीजिए। अब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी, जितना झुक चुकी है उतना ही ये दूर हटेगी, और ये इस तरह से इसका ये पथ बन जाएगा। तो अपन क्या देखते हैं, ये अगर आपतित किरण और अभिलंब के मध्य ये कोण मैंने ले लिया है कि आपतन कोण है। ये अगर आपतन कोण है तो देखो ये है निर्गत किरण और यह है अभिलंब, ये इसके मध्य का निर्गत कोण है ये E। तो मैं इसमें क्या देख रहा हूँ, फिर से देखिएगा, ये आपतित किरण है, प्रकाश की किरण को यो जाना चाहिए था,
लेकिन प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में आई है, विरल से सघन में है तो इस प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक गई है। यहाँ प्रकाश की किरण पुनः कांच से बाहर वायु में जा रही है। अब प्रकाश की किरण के जाने का जो पथ था वो इस प्रकार से होना चाहिए था, यूँ जाती है, लेकिन ये अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई, अभिलंब से दूर हट गई, क्योंकि सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट गई। अब देखिएगा ये निर्गत किरण है और ये अभिलंब है, इनके मध्य का ये जो कोण है ये निर्गत कोण है। यहाँ आप क्या देखते हैं, देखिए यहाँ का ये माध्यम है वायु और ये है कांच, फिर माध्यम है वायु। यहाँ अपन क्या देखते हैं कि आपतन कोण और निर्गत कोण का मान बराबर आता है, जो कि आपके प्रैक्टिकल भी है। आपतन कोण निर्गत कोण बराबर है, यानी कि ये दोनों किरणें, यूँ कह सकते हैं आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समानांतर होती हैं, लेकिन निर्गत किरण आपतित किरण के सापेक्ष कुछ पार्श्व विस्थापित हो जाती है, थोड़ा सा उसकी तुलना में क्या हो गई, साइड में विस्थापित हो गई, है तो समानांतर लेकिन पार्श्व विस्थापित हो गई। और ये कितनी विस्थापित हो जाती है, इसे बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मैंने मान लिया वो वैल्यू डेल है, इसे डेल्टा भी कह सकते हैं आप। तो देखिए जब आयताकार कांच की पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन है तो उसमें अपन क्या निष्कर्ष निकालते हैं, जब प्रकाश आयताकार कांच की पट्टिका पर आपतित होता है तो देखिए नंबर फर्स्ट क्या देखा आपने इसके अंदर कि प्रकाश की किरण का कितनी बार अपवर्तन हो रहा है, 2 बार। तो प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है। कौन कौन से 2 बार, प्रकाश के वायु से कांच में प्रवेशित होने पर एवं प्रकाश के कांच से वायु में निर्गत होने पर। तो प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है। पहला होता है प्रकाश के वायु से कांच में प्रवेशित होने पर, एवं दूसरा होता है प्रकाश के कांच से वायु में निर्गत होने पर। नंबर सेकंड, दूसरा अपन क्या देखते हैं, निर्गत कोण बराबर आपतन कोण, यानी कि कोण E इमर्जेंस एंगल इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल। निर्गत कोण बराबर आपतन कोण, यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर होती हैं, अर्थात आपतित किरण वे निर्गत किरण परस्पर समांतर होती हैं। अर्थात आपतित किरण व निर्गत किरण परस्पर समांतर होती हैं, लेकिन निर्गत किरण के पार्श्व आपतित किरण के सापेक्ष क्या होते हैं, बदल जाते हैं, यानी थोड़ी सी क्या होती है, विस्थापित हो जाती है, परस्पर समांतर होती है। फिर ये पॉइंट भी अपन लिख लेते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य की ये जो लंबवत दूरी है, इस लंबवत दूरी को बोला जाता है पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समांतर होती है, परंतु निर्गत किरण के
परंतु निर्गत किरण के आपतित किरण के सापेक्ष पार्श्व विस्थापन हो जाता है। ध्यान रहे, पार्श्व विस्थापन हो जाता है, यानी कि वो थोड़ी सी उसकी तुलना में खिसक जाती है। निर्गत किरण परस्पर समांतर होती हैं, परंतु निर्गत किरण के आपतित किरण के सापेक्ष पार्श्व विस्थापन हो जाता है। फिर इसी में देखो, आपतित किरण वे निर्गत किरण के मध्य की लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ये अपन ने किसी कांच की पट्टिका से प्रकाश के अपवर्तन को जान लिया है। ध्यान रहे, ये अपन राजस्थान बोर्ड की इन प्रेजेंट टाइम जो बुक है, जो पाठ्य पुस्तक है, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। नहीं तो इसमें भी देखो, ये पार्श्व विस्थापन के लिए भी फॉर्मूला निकलता है, इसके लिए भी इसकी मोटाई के साथ अपन इसके फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, लेकिन वो अपनी बुक में पॉइंट्स दिए हुए नहीं है। लेकिन अपन अपनी बुक को ही कवर करने का इसमें प्रयास करेंगे, अन्यथा कोर्स काफ़ी डिले हो जाएगा। तो देखिए वापस से PQRS, ये अपने पास एक आयताकार कांच की पट्टिका है। तो इसमें क्या क्या देखे अपन ने कि जब प्रकाश आयताकार कांच की पट्टिका पर आपतित होता है तो पहला पॉइंट, प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है। पहला जब प्रकाश के वायु से कांच में प्रवेशित होने पर, और दूसरा होता है प्रकाश के कांच से वायु में निर्गत होने पर। फिर सेकंड रिजल्ट अपन ने क्या देखा कि निर्गत कोण बराबर आपतन कोण होता है, यानी कि कोण E = कोण I, अर्थात आपतित किरण व निर्गत किरण परस्पर समांतर होती हैं, परंतु निर्गत किरण के आपतित किरण के सापेक्ष पार्श्व क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, या पार्श्व विस्थापन हो जाता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य की इस लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये अपन ने जान लिया। अब देखो इसके अंदर ये अगर कोण I है तो यह कोण क्या लेंगे अपन, अपवर्तन कोण R हो जाएगा। अब इसी पर आपके क्वेश्चन है, बुक के अंदर क्वेश्चन ये दे रखा है कि किसी कांच के गुटके पर प्रकाश की किरण 50 डिग्री कोण पर आपतित होती है और अपवर्तन कोण 30 डिग्री प्राप्त होता है, तो कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए उस क्वेश्चन को अपन करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, अपनी पाठ्य पुस्तक का ही क्वेश्चन है। किसी कांच के गुटके पर आपतित प्रकाश 50 डिग्री आपतन कोण पर है। किसी कांच के गुटके पर आपतित प्रकाश 50 डिग्री आपतन कोण पर है। यदि अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो तो
कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है। ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। किसी कांच के गुटके पर आपतित प्रकाश 50 डिग्री आपतन कोण पर है। यदि अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो तो कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है। देखिए, किस माध्यम से प्रकाश आ रहा है जिक्र नहीं है। इसका मतलब प्रकाश किससे आया है, वायु से या निर्वात से। प्रकाश वायु या निर्वात से। तो देखिए, किसी कांच के गुटके पर आपतित प्रकाश 50 डिग्री आपतन कोण पर है, यानी कि आपतन कोण I का मान आपको दिया हुआ है 50 डिग्री और अपवर्तन कोण R का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। और ये पूछ रहे हैं अपवर्तनांक म्यू, क्योंकि दूसरे माध्यम का जिक्र नहीं है, अर्थात प्रकाश वायु से कांच में आ रहा है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर झुकेगा। तो ये तो निश्चित है कि अगर 50 डिग्री आपतन कोण है तो अपवर्तन कोण का मान 50 डिग्री से कम ही होगा, क्योंकि जब प्रकाश विरल से सघन में आता है तो अपवर्तन के पश्चात वो अभिलंब की ओर झुकता है, यानी 50 डिग्री से कम होगा। और क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है 30 डिग्री है। तो देखिए, यहाँ एंगल की बात हो रही है, तो इस पूरे फॉर्मूले में क्या यूज होगा, स्टेप ये और ये अपने पास आ जाएगा। अगर माध्यम वायु की जगह पानी और कहा होता तो ऐसी स्थिति में आप μ21 ले लेते, लेकिन यहाँ तो केवल अपवर्तनांक का जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब म्यू यानी वायु हो गया, और म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन में साइन R, जिसे कि अपन स्नेल का नियम कह रहे हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा, जब एक माध्यम वायु या निर्वात है तो इस स्थिति में सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में या केवल अपवर्तनांक के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब देखिएगा, इस फॉर्मूले से म्यू इज इक्वल टू साइन I की वैल्यू दी हुई है 50 डिग्री, फिर है ये साइन 30। ये आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए। वैसे जनरली स्टूडेंट 10th क्लास तक इसको याद कर लेता है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 60, 45, 90, लेकिन ध्यान रहे साइन 50 का मान भी उसे याद रहे, क्योंकि फिजिक्स में कई जगह ये यूज़ होगा, चाहे वो डेविएशन जर्मर का एक्सपेरिमेंट अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें हो, या और भी कई जगह हैं। तो ध्यान रहे साइन 50 डिग्री इसका मान होता है 0.766। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 0.766। और साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5 या 1/2। अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए, ये आएगा 1.532, यानी इस स्थिति में कांच के गुटके के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.532 है। यहाँ अपन ने अपवर्तनांक वाला जो ये हिस्सा था, ये अपन ने प्रकाश का जान लिया है। जो टॉपिक अपन ने पढ़ा उससे संबंधित आंकिक प्रश्न अपन ने जान लिए हैं। फिर इसके बाद है दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटनाएं, जिनको कि अपन लेंस के बाद उसको जानेंगे। लेंस के अपवर्त, क्योंकि लेंस में अपवर्तन घटना होती है, उसके बाद फिर उन घटनाओं को लिखेंगे। इसके बाद अपनी बुक है, जो अपनी पाठ्य पुस्तक है, उसमें कंटेंट्स अपने दिया हुआ है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट जो अपन इसमें जानते हैं, जो सीखेंगे, वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या, किस तरह से है, उसको और जानते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या इसे ही शॉर्ट में आप कह देंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए,
प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? अपन जानते हैं जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेशित होती है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेशित होती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अपवर्तन के बाद वो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। देखो जैसे ये पृथककारी तल है, ये अभिलंब ले लिया है, ये प्रकाश की किरण यूँ इस किसी एंगल पर आ रही है तो ये अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हटेगी, यानी ये इस स्थिति में आ जाएगी। अगर आपतन कोण के मान में वृद्धि की जाए तो अपवर्तन कोण के मान में भी वृद्धि होती है, क्योंकि स्नेल के नियम से अपन ने पढ़ लिया है कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर है। यानी आपतन कोण के मान में अगर वृद्धि होती है तो अपवर्तन कोण के मान में भी अपने पास क्या आती है, इसमें वृद्धि आती है। फिर देखें आप, अगर आपतन कोण का मान अपन बढ़ाते जाएं तो बढ़ाते जाने पर आपतन कोण के एक निश्चित मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है, तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है, आपतन कोण के इस मान को कहा जाता है क्रांतिक कोण। और इस क्रांतिक कोण का मान हर माध्यम के लिए या यूँ कह सकते हैं हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। किस तरह से है देखो, जैसे डायमंड के लिए अगर अपन बात करें तो ये होता है लगभग 24 डिग्री, लगभग 24 डिग्री। फिर अगर अपन बात करें कांच के लिए तो ये होता है लगभग 42, पॉइंट ऑफ वैल्यू है जिसको अपन राउंड फिगर करके लगभग लिख रहे हैं। और फिर पानी के लिए बात करें तो ये होता है 49 डिग्री, अप्रॉक्स इतनी वैल्यू इसकी आती है। तो देखिए किस तरह से है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये अभिलंब, ये पृथककारी तल है। नंबर ए स्थिति अपन ले लेते हैं। पहला जो माध्यम है वो मैंने ले लिया है, ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में आना आवश्यक है, न कि विरल से सघन में। तो देखिएगा सघन माध्यम और यहाँ है विरल माध्यम, ये कोई प्रकाश की किरण यूँ आपतित हो रही है। ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। इस प्रकाश की किरण को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में आ रही है, यानी कि ये प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी और इस पथ के अनुदिश ये चली जाएगी। यहाँ ये अभिलंब एन डैश आपने ले लिया है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य के इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण आई। ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण है, ये इसके मध्य का कोण हो गया है स्मॉल आर, यानी कि अपवर्तन कोण। अब अगर मैं इस एंगल को और बढ़ाता हूं, यानी अभिलंब के साथ इस आपतन कोण के मान को बढ़ाता हूं, तो ये किरण इस दिशा में यूं उठेगी और एक स्थिति ऐसी आएगी आपतन कोण के एक निश्चित मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये वाली स्थिति अपने पास बन जाएगी इस तरह से। और ये प्रकाश की किरण इसी पथ के ऊपर आ जाएगी। यहां देखेंगे आप, ये है सघन माध्यम और यहां आपने लिख दिया है विरल माध्यम, यानी कि प्रकाश की किरण इस स्थिति में अपने पास यहां आ जाती है। यहां देखिए ये कोण आई, लेकिन अब ये जो कोण बन गया है आर, ये हो गया है 90 डिग्री। तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी इस स्थिति के अंदर I इज इक्वल टू आई सी होगा, यानी क्रांतिक कोण को मैं आई सी से इसमें प्रदर्शित करूं तो I इज इक्वल टू आई सी, यानी क्रिटिकल एंगल हो गया। यानी यूँ कहा जा सकता है कि यहाँ पर तो I इज लेस देन क्या है आई सी, और यहाँ I, हाँ देखिए
प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपन देख रहे थे, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी TIR। इसमें मैंने क्या देखा, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेशित होता है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेशित होता है तो अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर आपतन कोण के मान में अपन वृद्धि करते हैं, आपतन कोण के मान में वृद्धि करते हैं तो अपवर्तन कोण के मान में भी क्या होती है, इसमें वृद्धि होती है। यानी इस एंगल को अगर मैं इधर बढ़ाता हूं तो ये एंगल भी इधर बढ़ता है, और आपतन कोण के एक निश्चित मान पर अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपतन कोण को कहा जाता है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यहाँ ये इस स्थिति में I = IC हो गया, क्योंकि R इसमें 90 डिग्री हो गया। और यहाँ इस स्थिति में अगर अपन देखें तो I = IC हो गया। यहाँ सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम, A स्थिति आ गई, B स्थिति आ गई। फिर इसके बाद नंबर 3 स्थिति देखें अपन। अगर मैं इस आपतित किरण के लिए आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण के मान से भी अगर अधिक कर दूं तो ऐसी स्थिति के अंदर ये प्रकाश की किरण पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी अपन यूँ कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेशित होती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश सघन से विरल माध्यम में होते हुए पुनः सघन माध्यम में लौट आता है। इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी अब स्थिति यूं हो जाएगी, ये आपतन कोण है तो ये प्रकाश की किरण पुनः इसी माध्यम के अंदर आ जाएगी। यहां आप इसे कह दीजिए सघन माध्यम, और ये हो जाएगा यहाँ पर विरल माध्यम। यहाँ आप क्या देखते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य ये जो कोण बन रहा है ये I हो गया है, और यहाँ कोण ये क्या हो गया है, R। यहाँ इस स्थिति में I > IC वाली स्थिति है, क्योंकि परावर्तन हो गया, और परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर। यही घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए अब अपन इसमें कैसे क्या लिखेंगे। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेशित होता है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेशित होता है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटता है। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेशित होता है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटता है, एवं आपतन कोण के मान में वृद्धि करने पर एवं आपतन कोण के मान में वृद्धि करने पर अपवर्तन कोण के मान में भी वृद्धि होती है, एवं आपतन कोण के मान में वृद्धि करने पर अपवर्तन कोण के मान में भी वृद्धि होती है। फिर देखिएगा, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है वही कोण कहलाएगा क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा यहां आ जाएगी,
प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेशित होने पर, प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेशित होने पर आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेशित होने पर आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल आईसी, क्रांतिक कोण आईसी कहलाता है। अब इस क्रांतिक कोण आईसी का अगर अपन मान देखें तो ये अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग आता है। देखिएगा कैसे। अगर मैं बात करूं डायमंड के लिए यानी हीरे के लिए, तो हीरे के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग 24 डिग्री। ध्यान रखना इस वैल्यूज़ को। हीरे के लिए लगभग 24 डिग्री होती है। कांच के लिए 42 डिग्री। ध्यान रखना मैं केवल एक कांच लिखा है, ये नहीं लिखा है कि कांच कौन सा है, क्योंकि कांच के भी अलग अलग प्रकार है। क्राउन कांच होता है, फ्लिंट है, तो यह क्राउन कांच वगैरह की बात नहीं कर रहा। मैं केवल एक सामान्य कांच के लिए लगभग वैल्यू बताइए कि हीरे के लिए लगभग वैल्यू 24 डिग्री है, कांच के लिए 42 डिग्री है, और अगर पानी की बात करें तो पानी के लिए ये वैल्यू होती है लगभग 49 डिग्री, यानी 48 पॉइंट समथिंग होती है, जिसको अपन अप्रॉक्स 49 डिग्री अपन इसे कह देंगे। तो मैंने क्या कहा, क्रांतिक कोण के अपने पास यहाँ परिभाषा निकल के आई कि प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेशित होने पर आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। और इस क्रांतिक कोण का मान हर माध्यम के लिए अलग अलग है। जैसे हीरे के लिए 24 डिग्री। देखो यहाँ केवल दूसरे माध्यम का जिक्र नहीं है। हीरे के लिए इसका मतलब एक माध्यम वायु या निर्वात है और दूसरा माध्यम हीरा हो गया। इसी प्रकार यहाँ वायु है एक माध्यम, एक कांच हो गया, एक पानी है और दूसरा माध्यम क्या हो गया है, वायु है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, क्रांतिक कोण आईसी कहलाता है। हीरे के लिए इसका मान लगभग 24 डिग्री है, कांच के लिए 42 डिग्री है और पानी के लिए 49 डिग्री है। अब फिर इसके बाद देखिए, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण पुनः सघन माध्यम में लौट आती है। तो हमने परिभाषा लिखी, प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेशित होने पर आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, जो कि भिन्न भिन्न माध्यम के लिए भिन्न भिन्न है, जो कि भिन्न भिन्न माध्यम के लिए भिन्न भिन्न है। कैसे, देखिए ऐसे, जैसे। फिर इसके बाद अब अपन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की परिभाषा पर आ जाएंगे। क्या परिभाषा बनेगी कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश पुनः सघन माध्यम में लौट आता है। तो देखिए, प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर, प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर
जाने पर आपतन कोण का मान में जाने पर या जाने के दौरान प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के दौरान आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के दौरान आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर प्रकाश पुनः सघन माध्यम में लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो देखिए अपन ने क्या जाना कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, कि प्रकाश का वापस से सघन माध्यम में आ रहा है, सघन से विरल में आ रहा है और पुनः वापस सघन माध्यम में लौट आना, लेकिन कब? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो। यही घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बन गई थी। तो देखिए प्रकाश के सघन माध्यम से पूरा देख लें अपन। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेशित होता है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटता है एवं आपतन कोण के मान में वृद्धि करने पर अपवर्तन कोण के मान में भी वृद्धि होती है। प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेशित होने पर आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण यानी इंसिडेंट एंगल की जिस वैल्यू पर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण IC कहलाता है, जो कि भिन्न भिन्न माध्यम के लिए भिन्न भिन्न हैं। कैसे? हीरे के लिए लगभग 24 डिग्री, कांच के लिए लगभग 42 डिग्री और पानी के लिए लगभग 49 डिग्री। प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के दौरान, यानी कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर, यानी दो शर्तें हैं कि एक तो प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर प्रकाश पुनः सघन माध्यम में लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये अपन ने प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को जाना। तो आपने देखा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को होने के लिए दो प्रतिबंध या दो शर्तें जो हैं वो ये हैं। पहली शर्त तो यह है कि प्रकाश का सघन से विरल माध्यम में प्रवेश होना चाहिए, यानी प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए। दूसरी शर्त यह है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हुई। तो अब इन दो शर्तों को लिख के फिर अपन माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के मध्य संबंध को निकालते हैं। तो देखिए अपन ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्रांतिक कोण अपन ने जान लिया था। अब अपन जानते हैं पूर्ण आंतरिक
परावर्तन की शर्तें, या यूं कह सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रतिबंध। दो शर्तें हैं। नंबर 1, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेशित होना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेशित होना चाहिए। पहली शर्त यह है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेशित होना चाहिए। दूसरी शर्त, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये दो शर्तें पूर्ण आंतरिक परावर्तन को होने के लिए आवश्यक है। अब इसमें एक चीज देखो, एक तो शब्द अपने पढ़ा था, पहले घटना पढ़ी थी प्रकाश का परावर्तन, और यहां अपन पढ़ रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोनों में क्या डिफरेंस है वो अपन जान लें। देखो, परावर्तन के अंदर प्रकाश एक माध्यम से आते हुए दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकरा करके वापस से जा रहा था। वहां उसके लिए ये आवश्यक नहीं था कि प्रकाश विरल से सघन में आए या सघन से विरल में आए, लेकिन यहाँ ये आवश्यक है कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में ही प्रवेशित होना आवश्यक है। दूसरा, वहाँ क्रांतिक कोण वाली शर्त भी नहीं थी। फिर वहाँ अपन ने एक चीज़ जानी थी कि परावर्तन की घटना के अंदर प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य और चाल, उनमें तो परिवर्तन नहीं था, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो रही थी। तो यही चीज़ यहाँ ध्यान रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की तीव्रता में जो हानि होती है या जो क्षय होता है वो नगण्य होता है, अत्यंत कम होता है। इसीलिए प्रकाश संकेतों को दूरस्थ स्थानों तक भेजने के लिए प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है कि परावर्तन की घटना के अंदर प्रकाश की तीव्रता घटती है, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की तीव्रता में नगण्य क्षय होता है। चलो इसे लिख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की तीव्रता घटती है, जबकि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, जबकि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की तीव्रता का क्षय या उसका ह्रास, प्रकाश की तीव्रता का क्षय नगण्य होता है। यानी कि मुख्य रूप से हानि प्रकाश के परावर्तन में होती है, और जो दूसरी घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसमें प्रकाश की तीव्रता की हानि नगण्य होती है। नेक्स्ट अब अपन इसमें जानते हैं माध्यम के अपवर्तनांक का, माध्यम के अपवर्तनांक का क्रांतिक कोण
से संबंध, माध्यम के अपवर्तनांक का क्रांतिक कोण से संबंध। देखो छोटा सा पॉइंट है, माध्यम के अपवर्तनांक का क्रांतिक कोण से संबंध। कैसे अपन संबंध निकालेंगे? अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से होती हुई विरल माध्यम में आती है, यानी कि पहला माध्यम सघन माध्यम हो गया और दूसरा माध्यम विरल माध्यम हो गया, इस स्थिति के अंदर तो आपतन कोण जो होगा वो किसके लिए होगा? सघन माध्यम के लिए होगा, और अपवर्तन कोण जो होगा वो होगा विरल माध्यम के लिए होगा। तो देखिए माना कि सघन माध्यम में आपतन कोण I, माना कि सघन माध्यम में आपतन कोण I वे विरल माध्यम में अपवर्तन कोण R हो तो स्नेल के नियम से देखिएगा, माना कि सघन माध्यम में आपतन कोण I और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण स्मॉल r हो तो स्नेल के नियम से क्या होगा कि प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है तो विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन, क्योंकि बाद वाला माध्यम कौन है इसमें? विरल। तो स्नेल के नियम से विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष तो स्नेल के नियम से विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू, विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष का, यहाँ सापेक्ष लिखा जाता है, मैंने बता चुका, यहाँ का और यहाँ सापेक्ष, यानी विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू क्या सूत्र बनेगा? साइन I अपॉन में साइन R। ये अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा म्यू विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू साइन I अपॉन में साइन R। अब देखिए इसी में अगर अपन क्रांतिक कोण वाली स्थिति की बात करते हैं कि यदि आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण के तुल्य हो, यानी I इज इक्वल टू IC हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर R का मान होगा 90 डिग्री। यानी यूँ कह सकते हो यदि I इज इक्वल टू IC हो तो, यदि I इज इक्वल टू IC हो तो स्मॉल r इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं। इसलिए म्यू विरल माध्यम और यहाँ सघन माध्यम, यानी विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये बन जाएगा साइन IC। I की जगह क्या रख रहे हैं अपन? IC। तो R की जगह क्या आ जाएगी वैल्यू? 90 डिग्री। तो साइन IC अपॉन में साइन 90। फिर आप इसे हल कर दीजिए, आगे और देखिए। तो यहाँ आप इसे क्या कह सकते हैं? म्यू विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू ये बन चुका है साइन IC। क्यों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। क्योंकि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया है विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू साइन IC। अब इसे अगर उल्टा कर दें, अपन रेसिप्रोकल कर दें, यहाँ कहा गया है विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, लेकिन पूछा जाता है सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष, क्योंकि माध्यम के अपवर्तनांक से यही मतलब है। तो अगर मैं इसे इस तरह से कहता हूँ, ध्यान रखना यहाँ ये फ़र्क है,
स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये यहाँ तो ऐसा था फिर ऐसा कैसे हो गया, तो वहाँ सीक्वेंस भी अपन चेंज कर रहे हैं। यहाँ मैं कह रहा हूँ विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू साइन आई सी। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं कि सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा इसमें। यानी अगर मैं इस तरह से कह दूं, यहाँ तो है सघन माध्यम का और यहाँ ये कर दूं मैं विरल माध्यम, यानी सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो ये समीकरण बन जाएगी 1 में साइन आई सी, अर्थात सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1 में साइन आई सी। और ये आप जानते हैं 1 में साइन आई सी होता है कोसेक आई सी। तो इसी समीकरण को आप यूँ भी कह सकते हैं म्यू सघन माध्यम विरल माध्यम इज इक्वल टू 1 में साइन आई सी का मीन्स हो गया है कोसेक आई सी। ये आपके पास माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांति कोण के मध्य संबंध आ गया है। अब यहाँ पर देखें कि जो माध्यम होता है विरल माध्यम वो क्या है, वायु है। वायु है तो इस स्थिति में इसे आप केवल क्या कह सकते हैं, सघन माध्यम का विरल माध्यम। विरल माध्यम अगर वायु है तो इसे अपन केवल अपवर्तनांक भी कह दें, केवल अपन इसे क्या कह दें, अपवर्तनांक भी कह दें। तो ऐसी स्थिति में जब इसे अपन केवल अपवर्तनांक कह रहे हैं तो ये इस स्थिति में बन जाएगा कोसेक आई सी। तो देखिए विरल माध्यम वायु या निर्वात हो तो आप इसे कह सकते हैं म्यू इज इक्वल टू कोसेक आई सी। यहाँ अपन ने ये माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांति कोण के मध्य संबंध देख लिया है। यहाँ अपन क्या देखते हैं कि अगर माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो क्रांति कोण का मान क्या आ रहा है, कम आ रहा है। 3 एग्जाम्पल से आप इसे देख सकते हैं। जैसे हीरा सघन माध्यम है तो इसके लिए क्रांति कोण 24 डिग्री था। फिर अपन कांच की बात करें तो कांच हीरे की तुलना में विरल माध्यम है, हीरे की तुलना में, पानी की तुलना में नहीं, हीरे की तुलना में विरल माध्यम है। तो इसका जो क्रांति कोण था वो अपन ने लिया था 42 डिग्री। यानी कि अपवर्तनांक अगर कम हो रहा है तो अपवर्तनांक अगर अपन उसके सापेक्ष कम देख रहे हैं तो इसमें क्रांति कोण के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। फिर अपन पानी के लिए बात करें तो पानी का अपवर्तनांक कांच की तुलना में कम है, तो इसका मतलब इसके लिए क्रांति कोण और ज़्यादा होगा। तो आपने देखा पानी के लिए क्रांति कोण जो था वो था 49 डिग्री। तो इस तरह से अपन ने क्या देखा कि अगर आप माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो क्रांति कोण का मान क्या होगा, कम होगा। और अगर माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो क्रांति कोण ज़्यादा, और अगर ज़्यादा है तो क्रांति कोण का मान कम होगा। फिर से इस डेरिवेशन को आप देख सकते हैं कि माध्यम के अपवर्तनांक का क्रांति कोण से संबंध। मैंने क्या बताया, माना कि सघन माध्यम में आपतन कोण आई है और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण स्मॉल आर है, तो स्नेल के नियम से विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये लाइन ध्यान रखना क्योंकि प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है, यानी विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू स्नेल के नियम से होगा साइन आई अपॉन में साइन आर। अब इसी में कंडीशन ये अप्लाई कर दें कि यदि I इज इक्वल टू आई सी हो, यानी आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में स्मॉल r इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री, यानी कि क्रांति कोण वाली स्थिति आ जाएगी। तो यहाँ आपके पास लिखा जाएगा म्यू यानी विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू साइन आई सी अपॉन में साइन 90, यानी जब I की वैल्यू आप आई सी रखेंगे तो ये R की वैल्यू 90 डिग्री इसमें हो जाएगी। और आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस स्थिति के अंदर विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा साइन आई सी, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। फिर अगर इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, इसको व्युत्क्रम कर दूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 1 अपॉन में साइन आई सी, क्योंकि क्रम चेंज हो गया। देखना यहाँ विरल माध्यम का सघन के सापेक्ष था और यहाँ हो गया है सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष, तो ये 1 अपॉन में साइन आई सी, और 1 अपॉन में साइन आई सी होता है कोसेक आई सी। यहाँ इसी को आपने अगर माध्यम वायु है, विरल माध्यम के रूप में अगर वायु या निर्वात है, तो ये म्यू इज इक्वल टू लिखा जाएगा कोसेक आई सी। और